हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय राजपुरोहित। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के दूसरे पार्ट की। कैपिटल करंट अकाउंट था एंड आज हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की। करंट अकाउंट हमने पिछले वीडियो में देख लिया है, अगर किसी को देखना है तो जाके पिछले वीडियो में देख सकता है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द कंप्लीट अबाउट द कैपिटल अकाउंट। सो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट का मींस क्या होता है। कैपिटल अकाउंट का जनरल मींस यही होता है कि लॉन्ग टर्म जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में आते हैं। अगर हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, दैट मींस द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ओके, सो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज कम अंडर द कैपिटल अकाउंट। सो मोस्टली क्या होता है, लोन होता है और इन्वेस्टमेंट होता है। मैंने आपको ये याद रखना है, ग्रांट्स होते हैं या वन साइडेड जो ट्रांसफर कहलाते हैं वो आते हैं आपके करंट अकाउंट में। और अगर कैपिटल अकाउंट में अगर बात करनी है तो वहां पे मोस्टली लोन एंड इन्वेस्टमेंट आते हैं। ओके, सो हम बात कर लेते हैं। देखिए लोन में क्या है, नेट एक्सटर्नल असिस्टेंट, एक्सटर्नल ऑफिशियल लोन। जो ऑफिशियल लोन, अगर हम एक्सटर्नल लोन ले रहे हैं या हम एक लोन को रीपे कर रहे हैं, लोन फ्रॉम अदर गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। सो यहां से जो भी हमको लोन के फॉर्म में जो भी आ रहा है या इनको हम वापस से लोन रीपे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द नेट एक्सटर्नल असिस्टेंट। सो नेट एक्सटर्नल असिस्टेंट का मतलब एक्सटर्नल असिस्टेंट जो ऑफिशियली लोन आ रहा है और जिस लोन को हम रीपे कर रहे हैं, और लोन इंडिया गिविंग टू अदर कंट्रीज, जो हम ले रहे हैं उसमें से या तो हम लोन रीपेमेंट कर रहे हैं या किसी और कंट्री को लोन दे रहे हैं, वो नेट हो जाता है, डिफरेंस दोनों का नेट हो जाता है। ओके, सो इसका मतलब क्या है, या तो हम नेट लोन ले रहे हैं या हम नेट लोन दे रहे हैं। ओके, सो पॉजिटिव हो गया, हम नेट लोन ले रहे हैं। नेगेटिव हुआ तो हम कुछ पैसा बाहर दे रहे हैं। ओके, नाउ सेकंड आता है शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेप्ट, दैट इज एक्सटर्नल असिस्टेंट की बात हुई। अब शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेप्ट, इंडिया टेकन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर 10 years, 1 to 9 years ऑफ लोन वो एक्सटर्नल असिस्टेंस में आएगा, वहां पे हम लोन रीपेमेंट कर रहे हैं। बट 10th ईयर में जो होता है कंप्लीट लोन हम वापस प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज गेट शिफ्टेड टू शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेप्ट, क्योंकि एक साल का जो लोन है वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेप्ट। सो एक हो गया हमारा एक्सटर्नल असिस्टेंट, नेट उसका निकालना, एक होता है शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेप्ट। तीसरा होता है नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, जिसकी बहुत सारी बात हो रही है। सो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर कहीं भी एक्सटर्नल, यहां से कोई बाहर की गवर्नमेंट या हमारे लोकल मार्केट में आके कुछ एक्सटर्नल बोरोविंग कर रही है और हमारी गवर्नमेंट, ये इंडिया है, ये आउटवर्ड है, तो यहां से बोरोविंग करके बाहर जा रहा है। कुछ लोग यहाँ के वेल्दी लोग हैं वो बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बाहर की गवर्नमेंट में। सो नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग होगी कुछ रेट पे, तो यहां से पैसा गया और यहां इंडिया की गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर बाहर से कुछ बोरो कर रही है ना, जैसे मसाला बॉन्ड वगैरह होता है ना, तो उसमें बाहर से पैसा आ रहा है। सो दोनों का डिफरेंस हो गया नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, जिसकी अभी बहुत सारी बात हो रही है। ये गवर्नमेंट इज लुकिंग, इससे क्या होता है, क्या फायदा क्या होता है, गवर्नमेंट अगर आपका डोमेस्टिक मार्केट में करती है बोरोविंग, तो जो आपकी कमर्शियल फर्म्स है, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, उनके लिए, क्योंकि हर कोई गवर्नमेंट को लोन देना प्रीफर करेगा क्योंकि वहां सिक्योर है, बट उस वजह से जो एंटरप्राइजेस है उनके लिए लोन क्राउडिंग आउट हो जाता है, यानी उनको लोन हाई रेट पे लेना पड़ता है। अगर यहाँ डोमेस्टिक गवर्नमेंट ना करके बाहर जाके करती है, तो जिससे कि यहाँ जो भी लोन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पैसा अवेलेबल होता है, सेविंग्स अवेलेबल होती है, वो एंटरप्राइजेस को कम रेट पे मिल जाती है। ओके,
सो नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग मैंने आपको चलते एक कंसेप्ट बता दिया है। नेक्स्ट है नेट बैंकिंग कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट बैंकिंग कैपिटल ये होता क्या है? कॉमन एग्जांपल इसका है एनआरआई जो डिपॉजिट्स कर रखा है इंडिया में, यानी वो कमा एक एनआरआई है, यूएस में रहता है, कमा वो यूएस में रहा है, बट इंडिया में एक आरबीआई के थ्रू एक अकाउंट खोल सकता है, वो उसको बोलते हैं एनआरआई अकाउंट। उसको कुछ टाइम के लिए वो अकाउंट में पैसा रखना होता है, तो वो वहां से ये पैसा शिफ्ट करता है। तो एनआरआई अकाउंट, इसमें जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट यूज करती है। सो बेसिकली तो ये लायबिलिटी है, बट ये पैसा आपके पास में होता है, यानी बाहर से बड़े अमाउंट में पैसा आता है। सो दिस नेट बैंकिंग कैपिटल एंड एनआरआई डिपॉजिट इज कम अंडर द, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये एनआरआई डिपॉजिट्स है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के किस पार्ट में आता है? तो कैपिटल अकाउंट में आता है। ओके, द लॉन्ग टर्म डिपॉजिट विच एनआरआई कीप विद द इंडियन बैंक आफ्टर मैच्योरिंग दिस एनआरआई कैन टेक द डिपॉजिट बैक। ओके, सो दैट इज द एनआरआई डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ये आपको समझना होगा, एफडीआई की बात होती है यहां पे, ये बेसिक मैं आपको समझा देता हूं। एक होता है एफडीआई, एक होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक होता है नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई एंड एफपीआई। सो फर्क क्या है एफडीआई एंड एफपीआई में? एक होता है, उसके अलावा एफआईआई, ये होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओके, ये क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। सो ये होता क्या है सारा, आप ये समझ लीजिए पहले। बेसिकली फॉरेन से कुछ इन्वेस्टमेंट आता है जो हमारी कंट्री में लगता है, हम उसको एफडीआई को बेसिकली कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में काउंट करते हैं। एफआईआई बेसिकली होता क्या है? एफपीआई होता है जब भी कोई भी फॉर्म में एफडीआई तभी काउंट होगा। एफडीआई होता है जनरली इन्वेस्टमेंट। एफपीआई क्या होता है? 10% या उससे कम का इन्वेस्टमेंट होता है एक कंपनी में, जो इंडिया की कंपनी है उसमें 10 से कम परसेंट का इन्वेस्टमेंट, 10 या 10 से लेस देन 10 का होता है, तो उसको बोलते हैं नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। सो वो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहा है। एफडीआई का मतलब होता है कि वो 10% से बड़ा अमाउंट का स्टेक ले लेता है किसी कंपनी का, या कोई और वेंचर है वहां पे उसका काफी बड़ा स्टेक होता है और लॉन्ग टर्म होता है। ओके, अब क्या होता क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होता है वो एफपीआई का ही पार्ट है। अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, उसका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी उसी का ही पार्ट है। इंडिया में वो फॉरेन एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एक ही माना जाता है। बिकॉज क्या होता क्या है, अगर ये तो किसी भी कंपनी में, इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है कि आपका बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं, शेयर, डिबेंचर, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। So it's a part of FPI. Generally, FPI when invest in the financial institution like bank, mutual fund, it is called the FII. So FPI, स्पेशल FPI क्या होती है? पर्टिकुलर FPI होती है FII। पर्टिकुलरली आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो पैसा लगाता है, जो FPI लगाता है, वो FII है। सो FII इज द सबसेट ऑफ FPI और एक टाइप ऑफ एफपीआई है। क्वालिफाइड इन्वेस्टर क्या होता है? क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बाय ए फॉरेन इंडिविजुअल। क्वालिफाइड जब भी आता है तो वहां पे एक या दो इंडिविजुअल होते हैं जिनके पास में नेटवर्थ काफी बड़ी होती है। जैसे हमारे मुकेश अंबानी की बात कर ले, टाटाज की बात कर ले, कुछ बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो अपना पेमेंट, अपना पैसा है वो स्पेशली वो एक बड़ा सा हिस्सा उस कंपनी से लेते हैं और अपना पैसा वहां पे लगाते हैं। सो जैसे आजकल स्टार्टअप में लगाया जाता है। इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इंडिविजुअल इन सम टाइम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बट दे विल नॉट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो वो एक होता है, जैसे अभी रतन टाटा है, वो कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, बट उनके पास में कुछ पैसा है। सो उन्होंने
किसी कंपनी में, किसी स्टार्टअप में, आजकल बहुत सारे स्टार्टअप में उन्होंने पैसा लगा रखा है, सो वो क्या कहलाते हैं? क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स। बट अगर ये रतन टाटा की जगह से बाहर का कोई भी इन्वेस्टर, जैसे आपका अभी जो भी पैसे वाला है, जेफ बेजोस है, तो वो अगर इंडिया में पैसा लगाना चाह रहा है किसी एक कंपनी में, सो वो क्या कहलाएगा? क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। ओके, सो ये एक आदमी हो सकता है, ग्रुप ऑफ लोग हो सकते हैं, बट दे आर नॉट रजिस्टर्ड एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो एफपीआई के एफआईआई और क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट, ये दोनों एक तरह के पार्ट है, एक तरह के सबसेट है। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर इज वेरी लो इन इंडिया, बहुत कम है जो नेटवर्थ वाले वो इंडिया में पैसा। हार्डली कैन डिफरेंस बिटवीन द एफआईआई एंड एफपीआई और एफआईआई इंडिया में लगभग एक जैसे ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। ज़्यादातर एफपीआई है वो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ही लगता है। ओके, सो कैपिटल अकाउंट सरप्लस क्या हो गया? ये सारों का जोड़ है, वो पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन जीरो है, तो वो हो गया फॉरेन कैपिटल सरप्लस या फॉरेन अकाउंट सरप्लस। अगर डिफिसिट है, यानी सब इतना सारा एक्सटर्नली जो आ रहा है वो नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि सारे के सारे नेगेटिव हो रहे हैं, इंडिया से पैसा जा ज्यादा रहा है, आ कम रहा है इन कैपिटल अकाउंट, दैट मीन्स दैट इज द नेगेटिव पार्ट, यानी कि लेस देन जीरो है तो दैट इज डिफिसिट। सो कैपिटल अकाउंट सरप्लस एंड डिफिसिट। इंडिया में कैपिटल अकाउंट सरप्लस ही है, सरप्लस है यानी पैसा ज्यादा है, तभी तो इंडिया का फॉरेन रिजर्व है वो काफी बड़ा है, अभी तो तकरीबन 500 बिलियन के तकरीबन हो गया है, 500 बिलियन यूएसडी के तकरीबन है। सो क्योंकि पैसा आ रहा है, सरप्लस में है, इसीलिए पॉजिटिव है। इंडिया currently is massive surplus because we are more destination of foreign investment, but surplus may not always desirable। अच्छा, अब बताइए, हम बात करते थे करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो वहां पे करंट अकाउंट सरप्लस हमेशा डिजायरेबल होता है, बट कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस इज गुड, बट इट इज नॉट ऑलवेज गुड, क्योंकि इसमें जो आप पार्ट देखेंगे, कुछ चीजें हैं जहां से, जैसे एक्सटर्नल आपकी डेप्ट बढ़ती जाए, शॉर्ट टर्म डेप्ट भी बढ़ती जाए, तो डेप्ट वाला पार्ट आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट इज गुड, बट अगर आपने डेप्ट ज्यादा लेते रहे तो दैट विल नॉट डिजायरेबल, दैट विल नॉट गुड फॉर द कंट्री। ओके, सो बीओपी टोटल अगर हम बात करें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो उसके दोनों पार्ट है, करंट एंड कैपिटल। अगर करंट एंड कैपिटल दोनों मिल के पॉजिटिव होते हैं तो दैट विल पॉजिटिव। बीओपी डेफिसिट करंट एंड कैपिटल दोनों मिलके नेगेटिव में होते हैं तो नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है दैट मीन्स कैपिटल पॉजिटिव होता है, वो करंट अकाउंट के जो डेफिसिट होते हैं उसको भी पूरा करता है और फिर भी आपका सरप्लस देता है, जो कि आपके अराउंड 500 बिलियन यूएस डॉलर आपका फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि इतना आपका हर बार बढ़ रहा है, इतना आपने स्टोर करके रख लिया है। सो इन इंडिया जनरल सरप्लस ऑफ बीओपी सरप्लस फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व क्या है? वही है जो आपका रिजर्व दिखाया जाता है, जब आपका बीओपी पॉजिटिव होता है तब आपका सरप्लस होता है, तब फॉरेन रिजर्व बढ़ते जाते हैं। फॉरेन रिजर्व की फॉर्म क्या होती है? आपको 4 तरीके से होते हैं और चारों इसी सीरीज में है, आपको याद रखना होगा 1 2 3 4, ये ऐसे ही होते हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ लेते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे ज्यादा है। सो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। सो सबसे ज्यादा आपका होता है फॉरेन करेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला पार्ट। सेकंड में होता है आपका रिजर्व गोल्ड का। थर्ड में होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, एसडीआर, आईएमएफ के स्पेशल ड्राइंग राइट है, और रिजर्व ट्रांसपोजिशन विद द आईएमएफ। सो ये चारों के चारों क्रम में याद रखना। द एंटायर कोटा वी कैन नॉट विदड्रॉ, बट पार्ट ऑफ इट, हमारा आईएमएफ में एक कोटा होता है, उसका एंटायर कोटा हम नहीं, उसका एक पार्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिजर्व ट्रांसपोजिशन। उस रिजर्व ट्रांसपोजिशन कंसेप्ट
लाइक ए डिमांड डिपॉजिट, जैसे कि हम अपने सेविंग अकाउंट्स में, करंट अकाउंट में जमा करवाते हैं, उसी तरीके का एक आरटीपी होता है, रिजर्व ट्रांसपोजिशन, हमारे आईएमएफ पे भी। ओके, बीओपी क्राइसिस। बीओपी क्राइसिस का मतलब क्या है? बीओपी डेफिसिट में है, उससे कि आपके जब डिफिसिट में होगी तो उसका भुगतान किससे किया जाएगा? फॉरेक्स रिजर्व से, फॉरेन रिजर्व से। फॉरेन रिजर्व कम होने लगेंगे। सो हमारे यहाँ बीओपी क्राइसिस 3 बार आया है। 1957 में आया है, 1981 में आया, लास्ट हमारा 1991 में आया, जिसमें हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर ली। उसके बाद में आज तक हमको बीओपी क्राइसिस नहीं आया है, उल्टा हमारे रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं डिप्लीट होने की जगह। सो अगर आप यही देखें तो पाकिस्तान के मुश्किल से 5 से 6 बिलियन भी नहीं है, वो भी कहीं से उधार ला के रखा हुआ है। वो भी 1 बिलियन है, वो सऊदी अरब से ला के रखा है। 3 बिलियन है यूएई से ला के रखा है। हमारा 500 बिलियन है, उनका 5 to 6 नहीं है। एक्चुअल में वो नेगेटिव में है, उनको दिखाने के लिए रखना पड़ रहा है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, इंपोर्ट कवर। सो अगर आपका बेसिकली हर महीने का इंपोर्ट देखा जाता है और उस हिसाब से आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कितने महीने के इंपोर्ट कर सकता है। अगर 1 रुपया भी अगर नहीं हो तो भी उस फॉरेक्स से कितना इंपोर्ट हो जाता है, उसको इंपोर्ट कवर बोलते हैं। हमारा तकरीबन 6 से 7 महीने का अभी बोला जा रहा है। बीओपी क्राइसिस सॉल्यूशन क्या है? अगर बीओपी क्राइसिस आ जाए उसके सॉल्यूशन क्या है? वही है, आपका रिसिप्ट ज्यादा होना चाहिए एक्सपेंडिचर से। सो इंक्रीज रेसिपिएंट एंड डिक्रीज द एक्सपेंडिचर। अगर इंक्रीज रेसिपिएंट के लिए क्या है? इंप्रूव करंट अकाउंट। आपको करंट अकाउंट में, बेसिकली कैपिटल अकाउंट में तो आपको पता है एक्सटर्नल डेप्ट वगैरह ली जाती है। सो थोड़ा बहुत आपको करंट अकाउंट को इंप्रूव करना होगा। फिर कैपिटल अकाउंट के वो वाले पार्ट, एफडीआई, एफपीआई, ईसीबी, एनआरआई, इनको आपको इंक्रीज करना होगा। सो दोनों को एक साथ करना होगा। आपको खर्चे को कम करना होगा और इंक्रीज करना होगा रिसिप्ट को, दोनों में। रिसिप्ट इन कैपिटल, लायबिलिटी फॉर इकोनॉमिक। ये लायबिलिटी क्या क्या हो सकती है? एक्सटर्नल, मैंने उस टाइम बताया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग है, एनआरआई का डिपॉजिट है, एफपीआई है। एफपीआई भी एक तरह से लायबिलिटी होती है क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से वो फ्लाई बाई इकोनॉमी होती है, जब चाहे तब निकाल के ले जाते हैं। सो अब हम कंक्लूजन पे बात करते हैं। फर्स्ट इज द गुड एंड बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना होता है, उसमें आपको रिसिप्ट में एक्सपोर्ट बनाना होता है, प्रमोशन, बिकॉज वी कैन नॉट रिड्यूस द क्रूशियल इंपोर्ट हम नहीं रिड्यूस कर सकते, बट एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे जिससे कि हमारी इनकम बढ़ती रहेगी और वही आपका ट्रेड डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस में लाने की कोशिश करेगा। इंडिया शुड एक्सपोर्ट वेयर इनपुट आर डोमेस्टिकली अवेलेबल। सो इंपोर्ट वहां से बाहर से मंगा के उसका हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें इंपोर्ट पे हमारा खर्चा होता है। तो इनपुट भी जहां डोमेस्टिक हो उसका अगर एक्सपोर्ट ज्यादा किया जाए तो हमारी अर्निंग बढ़ जाएगी। मिनी स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, लेदर, हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैव वेरी ह्यूज पोटेंशियल टू एक्सपोर्ट। इनके नाम याद रख लेना, टेक्सटाइल, लेदर, हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंप्लीट बैलेंस ऑफ पेमेंट। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड इसका बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। ओके, थैंक यू।